हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पांडे एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन को यहाँ पे समझ लेंगे। तो देखो, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन एक साथ मिलके एक फंक्शन को कंप्लीट करते हैं या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने कि कोई भी फंक्शन हो रहा है बॉडी में, उसमें डिफरेंट ऑर्गन एक साथ मिलके काम करेंगे या फिर किसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देंगे, जिसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बॉडी का एक फंक्शन डाइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाइजेशन देख लेंगे, कैसे वहां पे ये डाइजेशन की प्रोसेस को कैसे डिफरेंट ऑर्गन कंप्लीट करते हैं। तो डाइजेशन, अब देखो, डाइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। फूड को इनटेक किया जाता है माउथ से। बक्कल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो इस फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। बक्कल कैविटी में ही टंग है जो इस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। एसोफेगस जो इस फूड को स्टमक में ट्रांसपोर्ट करता है। स्टमक जो HCl एंड पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन करता है। HCl फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, खराब होने से बचाता है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यहाँ पे लिवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। पैनक्रियाज प्रोटीन का डाइजेशन करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, काम क्या था बॉडी का? एक डाइजेशन की प्रोसेस। लेकिन इस काम को करने के लिए कितने ऑर्गन? इस डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक ऑर्गन ने काम किया और इस डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। या फिर किसी भी सिचुएशंस के लिए या फिर इस कंडीशन के लिए बॉडी के पार्ट्स ने अपना रिस्पॉन्स दिया, जिसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब देखो, एक और सिंपल सा एग्जांपल हम देख लेते हैं एक्सरसाइज का। एक तो ये काम हो गया, दूसरा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज, कोई भी पर्सन है या सपोज आप ही हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज के लिए हमारी बॉडी का काम क्या है? आप तो एक्सरसाइज करने लगे थे, लेकिन हमारी बॉडी का काम क्या है? एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो बॉडी के लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है? एनर्जी प्रोडक्शन। अब ये एक काम हो गया बॉडी के लिए कि कोई भी पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है और उसके लिए एनर्जी का प्रोडक्शन करना है। तो इस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए कैसे डिफरेंट ऑर्गन काम करेंगे एक साथ? तो सबसे पहले क्या होगा, एक्सरसाइज के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी की प्रोडक्शन तभी होगा जब बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी। अगर ब्रीथिंग रेट बढ़ रही है तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि हार्ट को भी उतनी ही तेजी से ब्लड को आगे पंप करना पड़ेगा, बॉडी टिश्यू में उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। और उस टाइम पे एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो रहे हैं, तो साथ में स्वेट भी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में एक काम था, मींस एनर्जी का प्रोडक्शन करना था। लेकिन कौन कौन से बॉडी के पार्ट? रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व था, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन इन्वॉल्व थे, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन थे। और उन सब ने एक साथ मिलके कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस से क्या बनाया? एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाए, और तब आप क्या कर पाए? एक्सरसाइज कर पाए। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? हमारी बॉडी में
जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, चाहे यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, चाहे कोई भी पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है या फिर कोई भी फंक्शन हो रहा है, वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है, उसे ही हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डाइजेशन की प्रोसेस में HCl की लिमिट ना रहे, मतलब वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होने लग गया, तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। या फिर मान लो कि लिवर ने बाइल जूस रिलीज नहीं किया, तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा है तो फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है, ये कंट्रोल्ड मैनर में होती है। अब यहाँ पर ही आप एक्सरसाइज वाला फंक्शन देख लो, एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारी ब्रीथिंग की रेट बढ़ रही है, तो ब्रीथिंग की रेट में एल्वियोलाई भी काम कर रही है, ट्रेकिया भी अपना काम कर रहा है, लंग्स भी अपना काम कर रहा है, डायफ्राम भी अपना फंक्शन कर रहा है। अगर इन ऑर्गन में से कोई भी अपना फंक्शंस को ना करे, तो ब्रीथिंग की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखते हैं। मान लो हार्ट ने ब्लड को पंप कर लिया, लेकिन ब्लड वेसल्स उस रेट से उस ब्लड को या उन न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पूरा यही चैप्टर पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में सिग्नल जा रहे हैं, ये किसके थ्रू हो रहा है, ये अभी हमें समझना है इसी टॉपिक पे। अब थोड़ा सा इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को। क्या लिखा है देखो, for a proper response to a stimulus, many organ in the body should work together. तो क्या हो रहा है? बॉडी के रिस्पॉन्स के लिए डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन क्या कर रहे हैं? साथ में काम कर रहे हैं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ अ वेरियस ऑर्गन इन अ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब पूरी लाइन तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन एक वर्ड आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। वो कौन सा? वो ये स्टिमुलस वाला वर्ड। इसी स्टिमुलस को हमें समझना है क्या होता है। देखो, स्टिमुलस क्या होता है? हमारी बॉडी तभी रिस्पॉन्स देगी जब वहां पे स्टिमुलस होगा। तो उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं आगे। देखिए, स्टिमुलस, स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई होता क्या है? देखो, द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। मीन्स क्या हुआ? ऐसा इन्वायरमेंटल चेंजेस जिसके लिए बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। क्या बोला? ऐसा इन्वायरमेंटल चेंजेस जिसके लिए बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, वो क्या है? स्टिमुलस। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। स्टिमुलस क्या बोल रहा है? हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, ये सारे क्या होते हैं? स्टिमुलस होते हैं, जिनके लिए बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। कैसे? देखो, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हीट स्टिमुलस का एग्जाम्पल देख लेंगे। देखो, होता क्या है, मान लो ये कोई एक बच्चा है आपकी तरह, ठीक है? ये एक बच्चा है, ये लगातार फोन चलाए जा रहा है, इसके हाथ में फोन है, ये फोन चला रहा है, ठीक है? इनकी मदर ने बोला कि जाओ जाओ किचन में एक पेन रखा है, जिसमें क्या हो रहा है? वाटर बॉईल करने के लिए रखा है। एक पेन है जिससे पानी गर्म हो रहा है।
जाओ और इस पेन को उठा के साइड में रखाओ। ठीक है, तो ये बच्चा तो मोबाइल चला रहा है। अब क्या करा, इसको ध्यान नहीं है, मम्मी ने बोला कि वो गर्म होगा, ध्यान से उसको हटाना, पर इसको पता नहीं है। अब ये बच्चा गया, जैसे ही इसने क्या करा यहाँ पे, जैसे ही इसने इसको टच किया हाथ से, जैसे ही इसने गर्म पेन को टच किया, एकदम से इसका हाथ हट गया। तो क्यों हटा? इस हीट की वजह से, इसको गर्म लगा, इस बच्चे के हाथ में इस पेन की वजह से गर्मी लगी, और एकदम से इतनी गर्मी लगी कि वो एकदम से उसका हाथ हट गया। लेकिन ध्यान कहाँ था? ध्यान तो इसका फोन चलाने में था। पर हाथ तो कैसे हटा? खुद पे खुद हट गया। ठीक है, दिमाग से नहीं हुआ ये काम, खुद पे खुद हो गया है। तो यहां पे देखो, इसका ये हैंड ने रिस्पॉन्स किया और हट गया। किसकी वजह से हुआ? इस गरम पेन की वजह से। तो ये हीट क्या है इसकी? हीट क्या है? स्टिमुलस। हीट स्टिमुलस है, और एकदम से इसका हाथ हट गया। तो क्या होता है, बॉडी कब रिस्पॉन्स करती है? बोला, जब स्टिमुलस का इफेक्ट होता है, या स्टिमुलस की वजह से बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है अपना। स्टिमुलस था यहाँ पे हीट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, स्टिमुलस है यहाँ पे हीट, और इस हीट की वजह से इस बच्चे का हाथ एकदम से हट गया। तो ये है स्टिमुलस। तो अब देखो, अगर ये नॉर्मल पानी होता तो ये बच्चा आराम से गैस से उतार के इसको नीचे रख देता है, या नीचे से गैस के ऊपर रख देता। तो अब यहाँ पे इसको, इसके हैंड पे कोई फील नहीं होता, इसको इसको कोई स्टिमुलस नहीं लगता, तो इसकी बॉडी को में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हीट थी इसलिए हाथ एकदम से हट गया। ऐसे ही कोल्ड के साथ भी होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल एक और हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम साउंड का। कैसा? देखो साउंड, मान लो ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, और इनकी मदर ने बोला इसको कि जाओ और पढ़ाई करो। ठीक है, ये पढ़ रहा है यहाँ पे, ये मन लगा के पढ़ भी रहा है। तो अचानक से क्या हुआ कि पड़ोस वाले घर में या सामने वाले घर में कुछ साउंड सा हमें सुनाई दे रहा है, कुछ गाने बजते सा सुनाई दे रहा है। तो ये पढ़ रहा था और गाने जैसे बज रहे थे, तो एकदम से क्या करा, ये भी उस गाने को गुनगुनाने लग गया, या फिर एकदम से ये एक्टिव हो गया कि क्या हो गया, बाहर आवाज कैसे आई। इसकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स दिया, चाहे वो गुनगुनाने लग गया हो, या फिर झूमने लग गया हो, या फिर देखने लग गया हो खिड़की से कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी कब रिस्पॉन्स करी? इसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है इस स्टिमुलस की वजह से। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था? यहाँ पे स्टिमुलस था साउंड, जो बाहर से आ रहा था साउंड। उस साउंड की वजह से इस बच्चे की बॉडी में क्या हुआ? रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, ये है स्टिमुलाई। अब दूसरा देखो, एक और एग्जाम्पल देखते हैं टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट का क्या है? ये बच्चा आराम से अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, इनकी मदर किचन पे कुछ बहुत बढ़िया सा खाना बना रही है। तो अब इनको नहीं पता कि मम्मी खाना बना रही है। मम्मी को लगा कि बच्चा पढ़ रहा है तो मैं बढ़िया वाला खाना बना लेती हूँ बच्चे के लिए। तो हुआ क्या, ये बच्चा पढ़ते पढ़ते इसको कुछ स्मेल आई, और ये एक्टिव हो गया। स्मेल आई कि हाँ, मैं, मम्मी तो कुछ बहुत बढ़िया बना रही है, और कोशिश कर रहा है कि उस स्मेल को पहचानने के लिए मम्मी आके किचन में बना क्या रही है। तो यहाँ पे देखो, ये पढ़ाई कर रहा था ये बच्चा, लेकिन इसकी बॉडी ने कब रिस्पॉन्स किया? इसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया वो उस स्मेल को पहचान के लिए। तो उस स्मेल को देख, पहचान, एकदम से स्मेल आई और उस खाने की, और ये बच्चा क्या हो गया? रिस्पॉन्स करने लग गया कि मम्मी आखिर बना क्या रही हैं। तो यहाँ पे जो स्मेल है वो क्या है? एक टाइप का स्टिमुलस, जिसकी वजह से इस बच्चे की बॉडी में रिस्पॉन्स आया।
ठीक है। ऐसे ही टच वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मान लो इस बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं, इस टच के लिए इस बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ये बच्चा मोबाइल चला रहा था, इसको पढ़ाई करने के लिए भेजा था पर ये मोबाइल चला रहा है। तो क्या हुआ, पीछे से पापा आ गए। जैसे ही पापा ने इसको टच किया, ये डर के मारे कुछ रिस्पॉन्स करने लग गया कि पापा ने तो बोला था पढ़ाई करना है, पर ये चोरी छिपे मोबाइल चला रहा था। एकदम से पापा ने इसकी पीठ में टच किया तो इसकी बॉडी ने जो रिस्पॉन्स किया होगा, वही टच इसकी बॉडी के लिए स्टिमुलाई हुआ होगा। तो यही है सारे स्टिमुलाई, जहां पे क्या कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, उसे ही हम बोलते हैं स्टिमुलाई। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या लिखा है, द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड आर कॉल्ड स्टिमुलाई। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेशन थी उसको एक बार समझ लेते हैं। क्या लिखा है, फॉर रिस्पॉन्स किसके लिए, स्टिमुलस से, many organs in the body should work together. The working together of a various organ in organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination. तो ठीक है, स्टिमुलस तो हमने समझ लिया, कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस भी हमने समझ ली। अब हमें एक और वर्ड समझना है, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, देखो, आर द सेंस ऑर्गन, are the sense organ which receive the stimulus. ऐसे सेंस ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। जब तक रिसेप्टर नहीं होगा तब तक स्टिमुलस का कोई इफेक्ट बॉडी में नहीं होगा और तब तक बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है और वो रिस्पॉन्स कर रही है सिर्फ स्टिमुलस से, स्टिमुलस के साथ साथ रिसेप्टर भी होने चाहिए, वही रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करेंगे तब जाके बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तो ये रिसेप्टर क्या है, ऐसे सेंस ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं या स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजेंगे तब जाके बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। अगर हम सीक्वेंस देखें तो क्या होता है, सीक्वेंस होता है पहले स्टिमुलस, स्टिमुलस रिसेप्टर को एक्टिव करेगा या रिसेप्टर जो है स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और रिसेप्टर फिर जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल या मैसेज ट्रांसफर करेंगे और तब जाके बॉडी या स्पाइनल कॉर्ड की वजह से बॉडी के पार्ट रिस्पॉन्स देगा। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था कि वो कौन सा वाला, हीट वाला, पेन में पानी गर्म हो रहा था तो पेन बहुत गर्म था, एकदम से बच्चे ने उसको टच किया तो हीट तो ठीक है स्टिमुलस, लेकिन जब उसके रिसेप्टर ने, जो उसके फिंगर्स या हैंड के जो रिसेप्टर थे, उन्होंने जब उस स्टिमुलस को रिसीव किया होगा तब जाके उन्होंने सिग्नल फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को भेजा होगा और तब जाके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के पार्ट में रिस्पॉन्स दिया और तब जाके बॉडी क्या होगी, उससे हट गई। तो मतलब जितना टाइम वो हटने में लगाया हाथ, उतने टाइम में सिग्नल बॉडी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से उसके हैंड तक पहुंच गया और रिस्पॉन्स भी मिल गया। तो इसे ही हम बोलते हैं रिसेप्टर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल वही वाला पेन वाला एग्जाम्पल देखो, क्या था, इस पेन पे पानी गर्म हो रहा था, ठीक है, तो यहां पे जो बच्चा है उसके फिंगर्स टच हुए तो क्या हुआ, इसके स्किन में जो रिसेप्टर थे, स्किन ही तो टच हो रही है ना, फिंगर की स्किन टच हो गई सबसे पहले, तो स्किन में जो रिसेप्टर थे उन्होंने इसके हीट स्टिमुलस को रिसीव किया और तब जाके क्या हुआ, एकदम से बॉडी ने, इस हैंड ने रिस्पॉन्स किया और ये यहां से हट गया, ये इधर आ गया। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। अब देखो
रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर आईज में प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर स्किन में प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर नोज में होते हैं, टंग में होते हैं और ईयर में होते हैं, और तब जाके क्या करते हैं, वो वहां से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इन पॉइंट्स को पढ़ लेंगे। तो देखो, फोटो रिसेप्टर कहाँ है? आइस में। आइस में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सेंस ऑर्गन जो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, उसे हम बोलेंगे फोटो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर जो ईयर में, जो बच्चा पढ़ रहा था, अचानक से बाहर से आवाज आई, गाने चलने की आवाज आई, तो उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया था, एग्जाम्पल बताया था ना। तो उस साउंड को किसने रिसीव किया? हमारे ईयर के, उस बच्चे के ईयर के रिसेप्टर ने। उन रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? फोनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर, मम्मी खाना बना रही थी किचन में, तो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, एकदम से उसको स्मेल आई, वो स्मेल स्टिमुलस था, पर उसको रिसीव किसने किया? उनके नोज के रिसेप्टर ने। ठीक है, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। उसके बाद टंग, मम्मी ने बढ़िया वाला खाना बनाया, आपने बोला वाह मम्मी कितना बढ़िया खाना बनाया, आप तो बहुत ही टेस्टी खाना हो रहा है। तो ये कहां से पता चला? टेस्टी खाना जो था वो स्टिमुलस था, लेकिन उसको रिसीव किसने किया? टंग के रिसेप्टर ने। तो टंग के रिसेप्टर को हम क्या बोलेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। उसके बाद टच, स्किन में जो रिसेप्टर थे, यही वाला हॉट वाला एग्जाम्पल, स्किन में जो रिसेप्टर है जिसने पहचाना इस हीट के स्टिमुलस को, जिसने रिसीव किया, उसे हम बोलेंगे टैंगो रिसेप्टर। और इस तरीके से डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और तब जाके बॉडी रिस्पॉन्स करती है। और ये सारा कंट्रोल्ड मैनर में होगा, वरना बॉडी जल जाएगी या फिर इफेक्ट हो जाएगी बॉडी को, अगर रिसेप्टर स्टिमुलस बॉडी रिस्पॉन्स सही तरीके से कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हुआ तो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखो आगे प्रोसेस, चलो यहीं पे देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है, ह्यूमन में भी होती है। तो अब देखो कैसे हो रही है। एनिमल की बॉडी या ह्यूमन की बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है? इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ, मतलब स्टिमुलस, रिसेप्टर, रिस्पॉन्स, ये जो काम हुआ, ये किसकी वजह से हो पाया? ये नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाता है। अभी हम बताएंगे नर्वस सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। ऐसे ही देखो, नर्वस सिस्टम का यहाँ पे पार्ट देख लो। नर्वस सिस्टम में ब्रेन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होते हैं, पूरा और भी पार्ट होते हैं, हम उसको नर्वस सिस्टम में आगे हम पढ़ेंगे। सिंपली आप देखो कि स्टिमुलस को रिसीव करके बॉडी जब रिस्पॉन्स दे रही है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रही है। मतलब किसके कंट्रोल में है ये? उसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, उसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है और उसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इन सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट्स में। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन देखते हैं जिसमें नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, होता क्या है, वही वाला एग्जाम्पल देते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के लिए देखेंगे कि कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, देखो ये पेन था, वही एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाटर बॉईल हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है? हॉट वाटर है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही उस बच्चे ने इसको टच किया तो क्या होगा? हाथ हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये तो आप समझ गए कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये तो क्या है? ये तो स्टिमुलस है, इतना भी समझ गए आप।
और जहां से ये फील हुआ, जिसने स्टिमुलस को रिसीव किया, उसे हम बोल देंगे क्या? रिसेप्टर। ठीक है, इसकी स्किन ने इसको रिसीव किया, इसको हम बोलेंगे रिसेप्टर। लेकिन अब रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया, लेकिन अब इस हैंड ने रिस्पॉन्स कैसे दिया वो हमें समझना है। क्या हुआ, इस रिसेप्टर से सिग्नल इस न्यूरॉन के थ्रू, ये इस नर्व्स या न्यूरॉन के थ्रू कहाँ गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में गए। मान लो स्पाइनल कॉर्ड में गए, यहाँ पे अभी हम देखेंगे कौन सा फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, कौन सा फंक्शन ब्रेन के थ्रू होता है। तो ये क्या करता है, न्यूरॉन सिग्नल को भेजता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल, ये बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट है, तो स्पाइनल कॉर्ड दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल भेजेगा इस मसल्स में, ताकि ये हैंड को अपने यहाँ से हटा पाए, एकदम से इसका रिस्पॉन्स आए। तो ये है जो कोऑर्डिनेशन हम देख रहे हैं नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। कैसे वाला देखो, साउंड वाला एग्जाम्पल देखो, जो बाहर गाने बज रहे थे उसका हम एग्जाम्पल देते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके कानों में आवाज आई, ठीक है, आपके कानों में आवाज आई, कैसे आई? जो आपके ईयर में रिसेप्टर थे उन्होंने उस साउंड को रिसीव किया। तो कैसे पता चला आपको, कैसे आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया? वो साउंड आपके न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में गया, ब्रेन से तब जाके वो बॉडी के पार्ट्स पे आया, और जो भी पार्ट आपका रिस्पॉन्स दे रहा है, मान लो आपका नाचने का मन कर रहा है, तो उस पार्ट पे दूसरे न्यूरॉन से अपना सिग्नल भेजा, और तब जाके आपकी बॉडी उस चीज के लिए क्या कर रही है? रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो किसके थ्रू कंप्लीट होती है? नर्वस सिस्टम के थ्रू। और भी कई सारे आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू भी रेगुलेट होती है। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन, ऐसा सिस्टम जिसमें हार्मोन सिक्रेटिंग ऑर्गन होंगे या हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होंगे, जो अपने हार्मोन्स की वजह से किसी फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, मान लो आप ही हो, आप क्या कर रहे हैं? आप फोन चला रहे हैं, आप फोन चला रहे हैं, ठीक है, और साथ में चॉकलेट खा रहे हैं लगातार। और क्या कर रहे हैं आप? चॉकलेट खा रहे हैं, एक हाथ में आप चॉकलेट पकड़े हुए हैं और चॉकलेट खा रहे हैं, क्योंकि आपको मीठा बहुत पसंद है। हुआ क्या, अब ये मोबाइल भी चलाते जा रहा है, चॉकलेट भी खाते जा रहे हैं, तो इसकी बॉडी में इतने इतने सारे चॉकलेट खा दिए कि इसके ब्लड में शुगर की अमाउंट ज्यादा होगी, क्योंकि जो मीठी चीजें होती है उसमें शुगर ज्यादा होता है, तो शुगर की अमाउंट ज्यादा हुई। तो अब क्या होगा, कैसे उसको एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करेगा उस प्रोसेस को? तो ब्लड में शुगर की अमाउंट ज्यादा हुई, तो पैनक्रियास एक हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अभी मैंने बताया ना एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन दे रहे हैं, तो पैनक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। वो इंसुलिन हार्मोन ब्लड पे एक्ट करेगा और ब्लड में जो शुगर के लेवल है उसको कंट्रोल करेगा। इस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। और इस नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो इसको अभी हम आगे समझेंगे। अब देखो, हमें समझना है टाइप्स ऑफ नर्व्स। थोड़ा सा इन नर्व सेल्स का फंक्शन हम देख लेते हैं।
क्योंकि एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व से होता है। तो ये नर्व सेल ही हैं जो सिग्नल को एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और तब जाके बॉडी हमारी उस स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स दे पा रही है। इन्हीं नर्व सेल्स की वजह से पॉसिबल हो पाई ये काम। तो ये देखो क्या हुआ, दो टाइप के नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं? ऐसे नर्व्स जो बॉडी के पार्ट से, मतलब रिसेप्टर से सिग्नल्स को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। क्या लिखा है? आर नर्व्स विच कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द, कहां, बॉडी के पार्ट से या फिर रिसेप्टर, रिसेप्टर यहाँ पे सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर होगा, ठीक है, टू द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। मान लो यहाँ पे कोई फंक्शन हो, यहाँ से स्किन में कोई रिसेप्टर है, तो यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो भी सिग्नल लेके जाएंगे वो सेंसरी न्यूरॉन ही होंगे। जैसे हमने कोई चीज उठा रहे, अगर वो ठंडा है, गर्म है, अगर हम फील कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब इन रिसेप्टर्स ने सिग्नल इसी सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं। दूसरा, मोटर न्यूरॉन्स are nerves which carry information from the brain or spinal cord to effector या muscles and glands। देखो क्या हुआ, गरम पेन से हाथ हट गया, क्यों हटा? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने जो सिग्नल बॉडी के पार्ट्स में भेजा वो किसके थ्रू गया? इसी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी बॉडी के पार्ट्स में, कोई भी सेंस ऑर्गन में अगर सिग्नल आ रहा है और तब जाके बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तो वो कौन से न्यूरॉन्स हैं? वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। और इस तरीके से दोनों न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को बॉडी के पार्ट से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसपोर्ट करते हैं और आगे बॉडी के पार्ट्स में उन सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और तब जाके हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। अब आगे देखो, टाइप्स ऑफ नर्व्स भी पढ़ लिया है, हम अब आराम से टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब प्रॉपर नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन है। तो नर्वस सिस्टम क्या है? देखो, नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, द नर्वस टिश्यू इज लाइक द कंट्रोल सेंटर आवर बॉडी। बिना नर्वस सिस्टम के अभी तक कोई काम देखा हमने? बिल्कुल भी नहीं देखा, ठीक है। इट्स मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर क्या होते हैं? जिसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होती है, यही सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, जो सिग्नल्स को रिसीव और जो सिग्नल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से रिसेप्टर्स तक लेके आते हैं, सॉरी, बॉडी के पार्ट्स तक लेके आते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। द वर्कर इन दिस सिस्टम इज द नर्व सेल्स या न्यूरॉन। द नर्वस सिस्टम इज मेनली चार्ज ऑफ मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग थिंग्स इन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। क्या फंक्शन है? द नर्व सिस्टम गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। पूरे वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, किसकी वजह से मिल पाती है? वो हमें नर्वस सिस्टम के थ्रू मिल पाती है। और ये क्या करता है? पूरी बॉडी के या डिफरेंट बॉडी के पार्ट से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने का काम करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और मसल्स एंड ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इस तरीके से क्या होता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखो, तो अब हमें पढ़ना है न्यूरॉन और नर्व सेल किस तरीके से फंक्शन करती हैं, क्या हो रहा है वो हमें समझना है। देखो, नर्व सेल्स हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, हम बोल सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन को एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। अगर मैं बोल रही हूं और आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से। ये मेरी आवाज को आपके ब्रेन तक
लेके जा रहे हैं और तब जाके आप आसानी से सुन रहे हैं। आपकी बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, आपको कैसे फील हो रहा है? इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से फील हो रहा होगा। मैं पढ़ा रही हूँ, साइड से आवाज भी आप किसी की सुन रहे हैं, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? इसी न्यूरॉन्स की वजह से पॉसिबल। मीन से सिग्नल्स को कैरी करने का काम करते हैं एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट्स में। तो होता क्या है, देखो न्यूरॉन देखो क्या है। तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है नर्व सेल, इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहले पार्ट होता है डेंड्राइट्स, ये आप देख रहे हैं। फिर सेल बॉडी, थर्ड पार्ट है इसका एक्सॉन, एंड फोर्थ पार्ट है इसका नर्व एंडिंग। और इस तरीके से ये सिग्नल्स को कैरी करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो डेंड्राइट्स हैं उनका काम क्या होता है? डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करना। कहां से? दूसरे न्यूरॉन से। देखो होगा क्या, यहां पे मान लो एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन कंप्लीट हो रहा है जैसे ही, तो यहां पे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ दूसरा न्यूरॉन बनाने की। ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया। ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है ये। तो इन डेंड्राइट्स का काम क्या है? इन डेंड्राइट्स का काम है पहले न्यूरॉन के लास्ट पार्ट से सिग्नल्स को रिसीव करना। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, इससे पहले भी कोई न्यूरॉन होगा, ये डेंड्राइट उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है। अब देखो डेंड्राइट किस फॉर्म में सिग्नल्स को रिसीव करता है? डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में सिग्नल्स को रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में करता है डेंड्राइट्स, ठीक है। अब ये सिग्नल्स को कहाँ भेज देंगे? सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है? जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। कुछ ऐसे स्टार जैसे शेप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियस है। ये सेल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है सिग्नल्स को, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के ही फॉर्म में। अब ये न्यूरॉन्स एक्सॉन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही एक्सॉन में की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगे इस ट्यूब्स की मदद से, और पहुंच जाएंगे ये नर्व एंडिंग में। अब देखो नर्व एंडिंग में एक स्पेशल फंक्शन होता है। क्या होता है? नर्व एंडिंग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये नर्व एंडिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, नॉब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे। इन नॉब जैसे स्ट्रक्चर्स में से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यही न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएंगे और कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे? इस न्यूरॉन के बाहर, इस वाले पार्ट में। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा नजदीक बना दिए दोनों न्यूरॉन्स। आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक न्यूरॉन है, जो एक न्यूरॉन है और दूसरा न्यूरॉन है, इसके बीच में डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं। ये जो पिंक कलर में मैंने बताया, ये है इस दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, जहां पे दोनों न्यूरॉन एक दूसरे से बिल्कुल अटैच नहीं है। इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहाँ आ जाते हैं? इस साइनेप्स में आ जाते हैं। इस साइनेप्स से वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं, और वो रिसेप्टर बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे सिग्नल अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट है उन सिग्नल्स को अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिसीव करेगा। और इस तरीके से सिग्नल इलेक्ट्रिकल केमिकल होते हुए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट होता है और सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है या फिर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इसे ही हम बोलते हैं न्यूरॉन और उसका फंक्शन, ठीक है। डेंड्राइट्स में वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिसीव करते हैं सिग्नल्स को उन न्यूरोट्रांसमीटर से।
सेल बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होती है, एक्सॉन में भी सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होते हैं। उसके बाद फिर ये सिग्नल नर्व एंडिंग में चले जाते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ आता है जो इन सिग्नल्स को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर वो इस खाली स्पेस साइनेप्स में आ जाते हैं, यहाँ से वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे और तब जाके ये सिग्नल दूसरा डेंड्राइट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिसीव करेगा और इस तरीके से न्यूरॉन फंक्शन करता है। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूरॉन है ये बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है। इस प्रोटेक्टिव शीट को हम बोलते हैं माइलिन शीट और इस तरीके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब इन पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनमें। ये है, तो क्या क्या पार्ट हैं। सबसे पहला मैं हमने पार्ट पढ़ा था डेंड्राइट्स। क्या पढ़ा था? डेंड्राइट्स पढ़ा था, है ना। Are like the tree branches of the neuron of cell body, they receive and pass on signal और messages। रिसीव करता है ना, अभी मैंने बता दिया था। और दूसरा देखो, नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करती है? ये मेन राउंडेड पार्ट है न्यूरॉन का, वेयर यू फाइंड द सेंटर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आप देख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम में आपने साफ देखा होगा, ये है सेल बॉडी और इसका ये साइटोप्लाज्म और ये है राउंड शेप्ड का न्यूक्लियस। अब आगे एक्सॉन लॉन्ग पार्ट है, मैसेज को कैरी करता है कहां से? सेल बॉडी से आगे की तरफ और प्रोटेक्ट रहता है एक सीट से जिसे हम बोलते हैं माइलिन सीट। नर्व एंडिंग जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, आर द टाइनी ब्रांचेस एंड ऑफ द न्यूरॉन्स एंड दे सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अदर न्यूरॉन्स। और इस तरीके से सिग्नल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं उस केमिकल की मदद से, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। तो इसे हम बोलते हैं न्यूरॉन। अब आगे, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन आप आधी चीजें पूरी समझ चुके हो, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब हुआ सडन रिस्पॉन्स। क्या हुआ? सडन रिस्पॉन्स। सडन रिस्पॉन्स, ये नॉर्मल काम नहीं है बॉडी का। ठीक है, मान लो मेरे कहीं पे खुजली लग रही है, मैं खुजला रही हूँ, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है वैसा, ये सडन रिस्पॉन्स वाला है। कैसा? मान लो वही बच्चा मोबाइल चला रहा था, मम्मी ने बोला कि जाओ किचन में पेन, गरम पेन है उसको नीचे रख के आओ और ध्यान से रखना कहीं हाथ ना जले, ऐसा मम्मी ने बोला था, पर बच्चे ने सुना नहीं, वो तो मोबाइल चलाते हुए आ रहा था। जैसे ही किचन के पास आया, एक हाथ से मोबाइल चला रहा था, एक हाथ से जैसे ही पेन पकड़ा, एकदम से उसका हाथ हट गया। ये वाला जो काम होता है, ये वाला जो रिस्पॉन्स होता है, इसे हम बोलते हैं सडन रिस्पॉन्स। ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिसेप्टर ने उस स्टिमुलस को सिंपल सा रिसीव नहीं किया, बहुत ही तेजी से उसको रिस्पॉन्स देना है, हाथ को हटना है वहां पे, इतनी तेजी से सिग्नल ट्रांसपोर्ट करने हैं कि बॉडी का पार्ट डैमेज ना हो। ये नॉर्मल वाला फंक्शन नहीं है, ये है सडन रिस्पॉन्स। या फिर मान लो आप कहीं से जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है और एकदम से उसने अपनी गाड़ी की जो लाइट होती है उसको जला दिया और आपके बिल्कुल सामने से, बहुत ही नजदीक है, तो क्या होगा? आपकी आंखें क्या हो जाएगी? एकदम से बंद हो जाएंगी। ठीक है, आपकी आंखों में रिस्पॉन्स आएगा, तो उस वो क्या है? सडन रिस्पॉन्स। या फिर सामने से गाड़ी आ रही है, अपनी डायरेक्शन में आ रही है, आप आराम से अपनी डायरेक्शन में जा रहे, एकदम से क्या हुआ? वो आपके सामने की तरफ आ गए बहुत ही तेजी से और आपको समझने का मौका भी नहीं मिला, तो आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्स आएगा, डर जाएंगे या भाग, मतलब कुछ भी जो होगा, आपके एकदम से गाड़ी को आप सामने से देखेंगे और वो क्या होगा? सडन रिस्पॉन्स होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से जो सडन रिस्पॉन्स वाले जो फंक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने क्या बोला था, नर्वस सिस्टम का ही फंक्शन है सारा। नर्वस सिस्टम में ब्रेन काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड काम कर रहा है और न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। दो टाइप के न्यूरॉन, जो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, वो एक नॉर्मल फंक्शन भी काम कर रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में भी करेंगे, सडन रिस्पॉन्स में भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे फंक्शन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एक नॉर्मल फंक्शन हो रहा है, आप चल रहे हैं और एकदम से वहां से आराम से स्लोली स्लोली गाड़ी आ रही है, अगर वो आपकी तरफ भी आ रही है तो आप आराम से साइड से क्रॉस करते हुए जा सकते हो, ठीक है। तो वो वाला फंक्शन अलग है। और एक फंक्शन है, बहुत तेजी से गाड़ी आई और बिल्कुल आपके सामने आ गई, आपको सोचा भी नहीं था कि मेरे सामने आ जाएगी, लेकिन आ गई, आपकी बॉडी में जो रिस्पॉन्स आएगा वो था रिफ्लेक्स एक्शन। तो यहाँ पे सडन रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन काम नहीं करता, यहाँ पे सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, क्योंकि ब्रेन में वही सिग्नल जाएंगे जो थिंकिंग वाले सिग्नल होंगे, ठीक है। वही सिग्नल जाएंगे जो थिंकिंग वाले सिग्नल होंगे, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में वो जाएंगे जो सडन रिस्पॉन्स वाले सिग्नल होंगे। तो अब यहाँ पे देखो, या फिर एक एग्जाम्पल आप ये भी समझ सकते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, सॉरी, आप पढ़ नहीं रहे, आप मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स ने बोला था कि आपको पढ़ना है, एकदम से पापा आए और आप पीठ में जोर से हाथ मार दिया। आप मोबाइल चला रहे हैं, एक तो चोरी छिपे और दूसरा पापा आ गया और पीठ में मारा, तो एकदम से जो आपका रिस्पॉन्स आएगा ना, वो होगा सडन रिस्पॉन्स, ठीक है, वो होगा रिफ्लेक्स एक्शन। या एक नॉर्मल सा फंक्शन हम देख रहे हैं, आपको बोला था मोबाइल मत चलाना, पढ़ाई करना, और आप मोबाइल चला रहे हैं, पापा की आवाज सुनाई दे रही है आपको गेट में, आपको पता लगे कि पापा आ रहे हैं, तो आपने मोबाइल बंद किया और बुक खोलना शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो काम हुआ वो रिफ्लेक्स एक्शन वाला फंक्शन नहीं था, वहां पे फंक्शन किया ब्रेन ने। पेन, मोबाइल रखना है, उसको लॉक करना है, फिर आपको कॉपी पेन निकाल के पढ़ना शुरू कर देना, यहाँ पे यूज करा ब्रेन का। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने काम नहीं किया, लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, जो अचानक से फंक्शन हुआ आपकी बॉडी में, पापा ने जोर से टप किया आपके पीठ पे, बैक पे, तो वो था सडन रिस्पॉन्स। तो वहां पे फंक्शन करेगा स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा नर्व सिस्टम का कौन सा पार्ट काम करेगा, ब्रेन नहीं करेगा, क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगा। तो अब देखो क्या लिखा है इसमें लिखा है और रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ क्विक एंड ऑटोमेटिक रिएक्शंस टू समथिंग लाइक टचिंग समथिंग हॉट। अभी हॉट वाला एग्जांपल कई बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उसी का एग्जांपल के साथ हम डायग्राम देखेंगे। व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू पुल योर हैंड बैक इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे आपका हाथ बैक हो गया, पीछे की तरफ आ गया है, हट गया वहां से, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। ये डायग्राम है, देखो अब आप सारी भी चीजें समझ गए। ये बच्चे का हाथ था, ये किसी ह्यूमन का हैंड है, पेन पे टच हुआ, तो यहाँ पे ये गरम पेन क्या है, ये है स्टिमुलस। सब चीज समझ गए ना, अब आराम से पढ़ लेंगे। स्टिमुलस, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये है स्टिमुलस। तो अब कौन टच हुआ, इसके फिंगर्स, इसकी स्किन टच हुई, तो स्किन क्या थी, इसकी रिसेप्टर थी, ठीक है, स्किन में रिसेप्टर थे, वो टच हुए और उसको फील हुआ हीट का, तो वो हीट को क्या कर रही है, रिसीव कर रही है। तो अब देखो यहां से रिसेप्टर में ये जो न्यूरॉन्स है, उस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर से सिग्नल को लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि अगर ये हल्का सा गर्म होता तो ये सिग्नल ब्रेन में जाता, लेकिन ये बहुत गर्म है, तो सिग्नल कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में ही जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में गया सिग्नल, ठीक है, थिंकिंग वाला सिग्नल नहीं था, इतना टाइम नहीं लगाना था, वरना ये हाथ जल जाएगा।
ब्रेन ब्रेन तक पहुंचाना ही नहीं है उसको, स्पाइनल कॉर्ड से वापस लेना है। अब देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसके सिग्नल को मोटर न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट करना है। तो यहाँ पे एक थर्ड टाइप का न्यूरॉन होगा जिसे हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। ये क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन के इंफॉर्मेशंस को स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड से इस मसल्स तक लाएगा, क्योंकि मूवमेंट में तो मसल ही काम करती है, तो मसल्स तक लाएगा। तो मसल्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इफेक्टर बोलेंगे। और ये क्या होगा फिर, ये जो इफेक्टर है, और तब जाके क्या होगा, इफेक्टर की वजह से बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तब यहाँ पे बॉडी रिस्पॉन्स कर पाएगी। ठीक है, ये इसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स रिएक्शन। क्या हुआ, सबसे पहले स्टिमुलस था, उसको रिसीव किया रिसेप्टर ने, सेंसरी न्यूरॉन ने उस इंफॉर्मेशन को, उस हीट की इंफॉर्मेशन को लेके गया स्पाइनल कॉर्ड में। अब आपको पता चल गया कि स्पाइनल कॉर्ड में ही क्यों लेके गया, क्योंकि वो थिंकिंग वाला इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो तो बहुत गर्म था, वरना अगर ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचा तब तो हाथ जल चुका होता, वहां तक पहुंचना ही नहीं था। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में ही जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन होते हैं जो इन इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट करते हैं, और मोटर न्यूरॉन इस वो जो अब रिस्पॉन्स वाला सिग्नल होगा उसको इफेक्टर पे लेके आएगा। इफेक्टर है मसल्स, और इफेक्टर क्या करेगी, फिर जाके रिस्पॉन्स करेगी, और तब जाके क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होगा। अब देखो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, कंप्लीजन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यहां से लेके यहां तक की जो प्रोसेस हुई उसे ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब एक बार इसका पाथ भी समझ लेते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है बिल्कुल, यहां से स्टिमुलस हीट है, रिसेप्टर पे एक्ट किया, और फिर जाके सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में गया, यहाँ पर रिले न्यूरॉन है, उसने मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर पे सिग्नल भेजा, और इफेक्टर फिर जाके रिस्पॉन्स कर रही है, और हाथ वहां से उस ऑब्जेक्ट से हट गया। ये है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये स्टार्ट हो गया। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। तो देखो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, दो पार्ट हो गए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तीन टाइप के न्यूरॉन आते हैं, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड वेस्रल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, जो ब्रेन से निकलते हैं और हेड वाले रीजन पे या फिर नेक से ऊपर वाले रीजन से न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं बॉडी के पार्ट्स में। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे है पता है आपको, बैकबोन के अंदर होती है, ये ब्रेन है, यहाँ से कनेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारी बैकबोन होती है इसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से जो न्यूरॉन्स इन बॉडी के पार्ट्स या अदर बॉडी के पार्ट्स, नेक से नीचे बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करेगी, वो होंगे स्पाइनल नर्व्स। और वेस्रल नर्व्स क्या होंगे, जो इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट होंगे, वो होंगे वेस्रल नर्व्स। और वेस्रल नर्व्स होते हैं दो टाइप के, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो वॉलेंटरी फंक्शन को कंट्रोल करेंगे और जो इनवॉलेंटरी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हो जाती है, और इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, और जो क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो क्या इंक्लूड कर रहे हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें, और जो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करेगा, और ब्रेन थिंकिंग वाले सिग्नल्स को कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये है ह्यूमन ब्रेन।
अब देखो ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन किससे कवर्ड होता है या किससे प्रोटेक्ट होता है, स्कल जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम, एक टाइप की बोन होती है जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम, उससे कवर्ड होता है। इस क्रेनियम के जस्ट नीचे हम देखते हैं एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो कहाँ है, जो ब्रेन और क्रेनियम के बीच में है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करे है। ये जो मेनिंजिस की मेम्ब्रेन है ये 3 मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, द ब्रेन इज वेरी डेलिकेट ऑर्गन, इट प्रोटेक्टेड बाय स्कलिया क्रेनियम एंड 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजिस। मेनिंजिस की 3 मेम्ब्रेन होती हैं। क्या है देखो, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, मिडिल वाली एरेक्नोइड मैटर और थर्ड लास्ट इनर वाली पाया मैटर। और ये मेनिंजिस की तीनों मेम्ब्रेन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब देखो ये जो एरेक्नोइड एंड पाया मैटर है इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस एरेक्नोइड एंड पाया मैटर के बीच में होता है और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को एब्जॉर्व करने का काम करता है और एक कुशंस की तरह मदद करता है ब्रेन के लिए। दूसरा, प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम सडन इम्पैक्ट्स, सडन इम्पैक्ट से या इंजरी से ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है ब्रेन की सेल्स तक और ब्रेन की सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। और ये है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इस तरीके से मेनिंजिस की मेम्ब्रेन ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो जो ह्यूमन ब्रेन है वो 3 रीजन में कंप्लीट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब देखो इन तीनों ब्रेन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।